नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 28 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर्स में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, CHSL, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगा। अब आइए बढ़ते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में। नेशनल अफेयर्स में पहली खबर है, वह है सीएम योगी इनॉग्रेटेड शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क। अब सीधे सीधे यही पूछ लेगा कि अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है या उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर बने जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया। इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। यह विशेष चिड़ियाघर 121 एकड़ में बना हुआ है, जिसे काफी हाईटेक बनाया गया है। यहाँ देश का पहला सरकारी 7D थिएटर भी बनाया गया है, 48 सीटर है। तो गोरखपुर में बने इस चिड़ियाघर में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे पर्यटकों को ODOP प्रोडक्ट देखने और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग भी मजबूत होगी। तो यह रही खबर। दोस्तों यहाँ देश का पहला सरकारी, मैंने बताया था 48 सीटर 7D थिएटर भी बनाया गया, यानी 2-3 फैक्ट इसमें से निकल कर आ रहे हैं। तो यह जो है इसका नामकरण गोरखपुर के प्राणी उद्यान, इसको गोरखपुर जू के नाम से भी जाना जाएगा, महान क्रांतिकारी शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर इसे रखा गया है। अशफाक उल्लाह खान एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत के शाहजहांपुर में हुआ था। वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे। उन्हें काकोरी कांड में भी उनकी भूमिका के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें फैजाबाद की जेल में डाल दिया गया था, जहां पर उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर। हरियाणा एंड राजस्थान है पोटेंशियल फॉर यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम आप समझ सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण, यानी परमाणु ऊर्जा में महत्वपूर्ण यह अवयव के रूप में कार्य करता है। और यह विश्व में, यानी भारत कई देशों के साथ परमाणु समझौता किया है। यानी अमेरिका के साथ उस समझौते का नाम है 123 एग्रीमेंट, यानी 123 एग्रीमेंट या समझौता, या उसे हेनरी हाइड एक्ट के तहत हेनरी हाइट समझौता भी कहा जाता है। तो 2008 में किया गया था। और याद रखेंगे कि सबसे पहला देश जिसके साथ भारत ने परमाणु समझौता किया था वह फ्रांस था। रूस, अमेरिका, अर्जेंटीना, मंगोलिया, इस तरह से विभिन्न देशों के साथ भारत ने परमाणु समझौता किया है। तो इन दिनों परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु धातु के संसाधन खोजने के लिए सर्वे कर रहा है। दोस्तों यह क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रेड रेड दिख रहा है। इस तरह से यह क्षेत्र राजस्थान और हरियाणा, इसको इस सर्वे का नाम अगर पूछ ले तो क्या है? हेलीबॉर्न सर्वे इसे कहा जाता है। तो 60 मीटर की ऊंचाई से हेलीबॉर्न सर्वे किया जा रहा है। और यह नारनौल कहाँ है? ये हरियाणा का दक्षिणी जिला है। तो हरियाणा, नारनौल, महेंद्रगढ़ सुना होगा आप लोगों ने। तो यह गुड़ग्राम से आगे बढ़ेंगे तो यह पड़ता है, तो यानी दक्षिणी हरियाणा के अंतर्गत आता है। और खेतड़ी तांबे की खान है सबसे बड़ी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है राजस्थान में। तो यह जो है इसका सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो इसके अंतर्गत अब जैसे इसमें लोहारू, महेंद्रगढ़, नारनौल, खेतड़ी, नीम का थाना, उदयपुरवाटी, खंडेला, रामगढ़, मकराना का पत्थर सुना होगा आप लोग, स्टोन के लिए भी जाना जाता है। और यह जो है ब्यावर क्षेत्र राजस्थान का है, राजसमंद भी राजस्थान का क्षेत्र है। इस तरह से लोहारू और झुंझुनू, चिड़ावा, इन सब क्षेत्रों में यूरेनियम के लिए पोटेंशियल माना जा रहा है। दोस्तों एटॉमिक मिनरल्स निदेशालय ने संबंधित एरिया के अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा न्यूक्लियर पावर कार्यक्रम को सशक्त करने के लिए 5 दशकों की अवधि में किए गए निरंतर सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यक्रम ने हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ एरिया यूरेनियम रिसोर्सेज यानी यूरेनियम संसाधन के लिए पोटेंशियल माना है। तो दोस्तों इस तरह से इन क्षेत्रों में इवन राजस्थान के रोहिल्ला नामक स्थान पर 5000 टन यूरेनियम प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों
दोस्तों इसी तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम अपने भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जैसे सबसे बड़ी जो यूरेनियम की खान है, जादूगुडा की खान है, सुना होगा आप लोगों ने। ये कहाँ है जादूगुडा? यह झारखंड में है, याद रखना। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के थुमलापल्ली में है, इसी तरह से मेघालय में डोमियोसिटास है। यह सब यूरेनियम के लिए जाना जाता है। इसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश में ललितपुर क्षेत्र भी है, यूरेनियम के भंडार पाने के संभावनाएं जताई गई हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। और विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कजाकिस्तान। भारत ने इसके साथ भी परमाणु समझौता किया है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, पहले अस्ताना हुआ करती थी। तो सबसे अधिक इस समय यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान कर रहा है। इसी तरह से सबसे पहले कनाडा नंबर 1 पे आता था, अब कनाडा पिछड़ गया है। कनाडा में यूरेनियम सिटी ही है, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि रिजर्व के आधार पर, यानी विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कहां है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। 27% यूरेनियम का भंडार यहां पर पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। न्यू असेसमेंट ऑन अफ्रीकन एलिफेंट बाय IUCN। सबसे पहले यहां IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो धरती के सबसे विशालकाय जीवों में से एक अफ्रीकी हाथियों के ऊपर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? अवैध शिकार और खत्म होते जंगल के कारण इन हाथियों की तादाद में भारी कमी देखी गई है। यही कारण है कि धरती से विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे जीवों की जानकारी देने वाली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने नई रेड लिस्ट, याद रखना रेड डाटा लिस्ट IUCN जारी करता है, उसमें अफ्रीकी हाथी को भी शामिल किया गया है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड डाटा लिस्ट में बताया गया है कि अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय या लुप्तप्राय की श्रेणी में शामिल किया गया है। और IUCN के महानिदेशक कौन है? तो ब्रूनो ओबेरेले हैं। तो इन्होंने कहा है कि तत्काल अवैध शिकार पर रोक लगाना चाहिए। जैसे अपने भारत में घटना देखे होंगे, केरल में बम ब्लास्ट कर दिया था, उसके मुंह में ब्लास्ट हो गया था तो वो हाथी बाद में मर गया तड़प के। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हाथी के दांत का व्यापार होता है, उसके शिकारी लोग उसको मार करके उसके दांत का व्यापार अन्य देशों में इसे भेजा जाता है। तो स्विट्जरलैंड की संस्था ने कहा है कि सवाना के जंगल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। तो हाथी लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है, जबकि अफ्रीका के जंगली हाथी गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इस तरह से IUCN के आंकड़ों में यह बताया गया है कि अफ्रीका के सवाना के हाथियों की आबादी पिछले 50 सालों में 60% की कमी देखी गई है। इसी तरह से मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले जंगली हाथियों की तादाद पिछले 31 ईयर में 86% तक कम हो गई है। यानी अब धरती पर केवल 4,15,000 अफ्रीकी हाथी रह गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2008 के बाद से शिकार में तेजी आने से हाथियों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी हुई है। और यह 2 जीवित हाथी प्रजातियों के साथ एक जीन्स है, जो कि अफ्रीकी झाड़ी हाथी, जिसे अफ्रीकन बुश एलिफेंट कहते हैं, और छोटा अफ्रीकी वन हाथी यानी अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, इन्हें IUCN रेड लिस्ट में विलुप्त होने के भारी जोखिम पर माना जा रहा है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण खबर है अंतरराष्ट्रीय। इंडियन एयर फोर्स पार्टिसिपेटेड एक्सरसाइज इन द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 इन यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने यूनाइटेड अरब अमीरात में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है? डेजर्ट फ्लैग 6 में हिस्सा लेकर पूरे विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। और इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब ने भी भाग लिया है। इन 6 देशों के अलावा जॉर्डन, ग्रीस, कतर, मिस्र, साउथ कोरिया ने पर्यवेक्षक बलों के रूप में पार्टिसिपेट किया। इन सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI युद्धक विमान ने पहली बार हिस्सा लिया है। दोस्तों भारत और अरब देशों के बीच हाल के दिनों में रक्षा सहयोग बढ़ा है। हाल ही में सेना प्रमुख MM नरवणे ने सऊदी अरब और UAE का दौरा किया था। उसके कुछ समय बाद ही भारतीय वायुसेना UAE में हो रहे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। जब राफेल विमान फ्रांस से भारत आ रहे थे तो UAE में ही उतरकर इन विमानों ने ईंधन भी भरा था। इस तरह से भारत और खासकर कह सकते हैं अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हो रहे हैं, काफी प्रगाढ़ हो रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ साथ रक्षा संबंध, सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक संबंध, इन सभी संबंध में काफी मजबूती
आई है। तो यह भारत के लिए एक अच्छा है और खासकर भारत एक तरह से देखा जाए तो लीडर के रूप में उभर रहा है। खासकर यह कोरोना नामक महामारी के दौरान भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वैश्विक स्तर पर। यही कारण है कि विश्व के देश आज भारत की सराहना कर रहे हैं। विश्व के बड़े बड़े संगठन, चाहे वह WHO हो या विश्व बैंक हो या अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी आज भारत की सराहना कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जोसेफ बाइडेन इनवाइटेड PM मोदी फॉर ग्लोबल क्लाइमेट डिस्कशन। दोस्तों यह पहली बार हो रहा है कि अमेरिका इसकी अगुवाई कर रहा है। यानी कोरोना के संकट काल के बाद यह अब निश्चित हो गया है कि पर्यावरण, जलवायु को सुरक्षित करना आवश्यक हो चुका है। ऐसे में अमेरिका इस बार जो है कह सकते हैं कि अगुवाई में वह वैश्विक जलवायु पर चर्चा के लिए दुनिया के 40 देशों के नेताओं को इनवाइट किया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी इसमें शामिल किया गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक जलवायु शिखर सम्मेलन 22 अप्रैल और 23 यानी 2 दिन का लिए आयोजित होगा। और दोस्तों 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, यानी पृथ्वी को बचाने के लिए यह सारे देश इकट्ठा हो रहे हैं। यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह देश इस सम्मेलन में भाग लेंगे और नई योजना के तहत कैसे इस समस्या से निपटारा हो यह लोग आपस में संवाद करेंगे। दोस्तों यह वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ वैश्विक स्तर पर लगातार बदल रही जलवायु चिंता का विषय बनी हुई है, जिसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन की तरफ से वैश्विक जलवायु चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। और इस जलवायु चर्चा में बाइडेन प्रशासन ने पहली बार किसको? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जबकि यह दोनों ध्रुव विरोधी हैं, लेकिन अमेरिका ने इन्हें भी इनवाइट किया है। और इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति 2030 तक का कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन इमिशन को कम करने के लिए अमेरिकी लक्ष्य को भी रेखांकित करेंगे। और यह शिखर सम्मेलन नवंबर 2021 में ग्लासगो में हो रहा है। इसके लिए भी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो यह कह सकते हैं कि COP26 की ओर से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा यह बैठक। तो यह महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज में हम बात करेंगे आज हिंदी राइटर प्रोफेसर अनाउंसमेंट ऑफ 220 व्यास सम्मान टू शरद पगारे। ध्यान रखना दोस्तों, यह शरद पगारे जी का चित्र है और इनकी पुस्तक है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इसी को इस बार का व्यास सम्मान यानी वर्ष 2020 का व्यास सम्मान के लिए इन्हें चयनित किया गया है समिति द्वारा। तो दोस्तों 2020 के व्यास सम्मान देने की घोषणा हो चुकी है। तो वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे की जो पुस्तक है यानी उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 2020 का व्यास सम्मान देने की घोषणा हुई है। और यह निर्णय प्रोफेसर रामजी तिवारी की अध्यक्षता में संचालित एक चयन समिति द्वारा किया गया है। दोस्तों व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन, ये मैं आपको कल ही बताया था, नासिरा शर्मा को मिला था 2019 का। और 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य कृति को यह भेंट किया जाता है। और 1991 से शुरू हुआ है, ये भी मैं बता चुका हूं। इसमें 4 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। तो आज बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में है द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्पोज ग्रीन टैक्स। हरित टैक्स लाने जा रही है। अब सीधे सीधे पूछ लेगा कि हरित टैक्स किस पर लगाया जाएगा? तो देश की सड़कों पर अभी 15 साल से अधिक पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन हरित कर के दायरे में आते हैं। तो पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। यह भी आ सकता है कि सबसे पुराने वाहन किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक की सड़कों पर 70 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया है। हालांकि इनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं है, क्योंकि इन राज्यों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56 लाख है, जिनमें से 24.55 लाख वाहन 20 साल से भी अधिक पुराने हैं। दोस्तों प्रस्ताव के तहत 8 साल से अधिक पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाणन के नवीकरण के समय पथकर यानी रोड टैक्स को 10 से 25% के बराबर कर लगाया जाएगा। व्यक्तिगत वाहनों पर 15 साल बाद नवीकरण के समय कर लगाने का प्रस्ताव है। वहीं सार्वजनिक वाहनों में मसलन बसों आदि पर निचला हरित कर लगाया जाएगा। यानी वहीं बेहद प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों पर ऊंचा यानी पथकर 50% के करीब लगाने का
प्रस्ताव है। तो यह भी जो है देख सकते हैं कि सरकार की ओर से यह कदम उठाया जा रहा है हरित टैक्स। तो हरित टैक्स का संबंध किससे है, आप सीधे सीधे आंसर दे देंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। आज हमने पुस्तकों को लिया है, महत्वपूर्ण पुस्तकों को, 10 पुस्तकें हैं। तो जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, विनय सीतापति की पुस्तक है। इन परसूट ऑफ जस्टिस, स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर आयोग का गठन अल्पसंख्यकों के लिए किया गया था। आई एम नॉट ए मसीहा, सोनू सूद, याद हो तो कोरोना नामक महामारी के समय में बहुत ज्यादा इन्होंने जो है उत्तर भारतीयों की मदद की थी। महाराष्ट्र यानी मुंबई से प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था। तो इनकी आत्मकथा है, सोनू सूद एक्टर हैं, ध्यान रखेंगे। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर, यह कांग्रेस के वर्तमान में सांसद हैं तिरुवनंतपुरम से, और दोस्तों यह कई देशों के राजदूत रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस से जुड़े रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव का यह इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। बापू अनफॉरगेटेबल विमोचन, मनीष सिसोदिया, यह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, करण जौहर, इनका नाम तो सुना ही होगा। आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, यह अरुंधति राय की, यह ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और दोस्तों पहली महिला ऐसी थी जिन्हें बुकर अवार्ड मिला था 1997 में। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, सुधा मूर्ति, इनका नाम भी सुना होगा, इंफोसिस के चीफ की यह धर्मपत्नी है नारायण मूर्ति की। लीजेंड ऑफ सुहेल देव, अमीश त्रिपाठी की बुक है। बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, यह IIM से हैं, और इनकी पुस्तकें और भी हैं, जैसे नागाज का है वायुपुत्र ऑफ नागाज, मिथिला की जो है मिथिला वॉरियर, बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, जग्गी वासुदेव की पुस्तक है, और ये भी आध्यात्मिक गुरु हैं। तो इस तरह से यह पुस्तकें याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। दोस्तों BCCI बिग डिसीजन, IPL 221 विल नॉट हैव डिस्प्यूट सॉफ्ट सिग्नल रूल्स। दोस्तों नए सीजन के आगाज से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा निर्णय लिया है, यानी BCCI ने हाल ही में विवादों में रहने वाले सॉफ्ट सिग्नल के नियम को IPL 2021 से हटाने का फैसला किया है, जो कि अभी अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो BCCI ने क्लियर कर दिया है कि IPL 2021 में तीसरे अंपायर के फैसले भेजने से पहले मैदान अंपायर को सॉफ्ट सिग्नल देने की अब कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खेली गई T20 सीरीज में सॉफ्ट सिग्नल का नियम सुर्खियों में रहा था। यही कारण है कि अब इस पर बदलाव किया गया है। तो यह क्या है सॉफ्ट सिग्नल? तो यह जब किसी तरह के क्लोज, कैच या पेचीदा विकेट को लेकर स्थिति साफ नहीं होती, मैदानी अंपायर जो है तीसरे अंपायर से उसे दोबारा चेक करने को कहता है। हालांकि तीसरे अंपायर से पहले मैदानी अंपायर को अपने सहयोगी अंपायर से बातचीत करके अपना फैसला देना होता है, इसे ही सॉफ्ट सिग्नल कहते हैं। इसके बाद टीवी अंपायर यानी तीसरा अंपायर कई एंगल से उसे देखता है, और जब उसे ठोस सबूत मिल जाता है तो वह मैदानी अंपायर के फैसले को पलट देता है। लेकिन कभी कभी टीवी अंपायर को पर्याप्त सबूत नहीं मिलते, ऐसी स्थिति में टीवी अंपायर मैदानी अंपायर के फैसले को ही सही मान लेता है। तो ये काफी विवादों में रहा, इसलिए BCCI इसको अगले जो अभी ये IPL स्टार्ट होगा उसमें इसे हटाने का फैसला ले लिया है। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों अब जो है आज हम बात करें, चूंकि केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा हो रही है, तो आज हम बात करेंगे किसकी? चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ जो है 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। 9 लाख से अधिक जनसंख्या है, 7900 इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है। दोस्तों याद रखना, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश वह दिल्ली है, 11,320 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ ही है, इसका एरिया 114 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे बड़ा नगर चंडीगढ़ है। राजभाषा अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी है। मुख्य पर्यटक स्थल जो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, पिंजौर गार्डन और रोज गार्डन, सुखना झील बहुत चर्चित रहती है। और दोस्तों यहाँ का जो सेक्स रेशियो 818 है। और दोस्तों साक्षरता दर 81.9% है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो है PV सिंह बदनौर हैं। और यहाँ का राजकीय पशु भारतीय ग्रे नेवला है, राजकीय पक्षी भारतीय ग्रे हॉर्निवल है, और राजकीय पुष्प पलास है, और राजकीय वृक्ष आम है, मैंगो ट्री, जिसे मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। दोस्तों थोड़ा मानचित्र में आइए देखते हैं। दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जो है याद रखेंगे कि राजधानी है, और यह राजधानी किसकी है? दो कह सकते हैं। पंजाब ये देख रहे हैं ना, स्पर्श कर रहा है, इधर भी पंजाब है, इधर भी पंजाब है, और इधर हरियाणा है। तो पंजाब और हरियाणा की यह संयुक्त राजधानी है, जिसे जो है चंडीगढ़ कहा जाता है। दोस्तों इसको जो है यह बहुत ही खूबसूरत शहर है, और कह सकते हैं प्लान्ड सिटी है, यानी आधुनिक शिल्प कला के
वैभव से संपन्न प्रदेश है। और फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ली कार्बूजियर, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका कई बार आप लोगों की एग्जाम में आया हुआ है, ली कार्बूजिए या कार्बूजियर भी याद रखेंगे। तो इन्होंने इसी के यह कह सकते हैं इसके शिल्पकार हैं। यानी सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, तो यह जो है ली कार्बूजियर। जैसे कलकत्ता का जॉब चार्नॉक, इसे चेन्नई का जो है फ्रांसिस डे, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यह प्लान सिटी है, परिवहन के साधन यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं। खेल प्रतियोगिता यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ लड़कियों के लिए भी हॉकी अकादमी की स्थापना की गई है, क्रिकेट और फुटबॉल के लिए भी ऐसी अकादमियां बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं सेक्टर 16 जो यहाँ का है, उन्नत स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय मैच का आयोजन भी किया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आधुनिकतम फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। स्टेडियम में इंडोर गेम जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जूडो तथा कुश्ती भी की व्यवस्था यहाँ पर होगी। तो यह जो है कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। सुखना लेक यहाँ पर अवस्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। पर्यटन के लिए यहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए। चिकित्सीय, शैक्षिक, मनोरंजन सुविधाओं में वृद्धि कर प्रशासनिक, सिनेमैटिक, खेल, चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। तो यह जो है यहाँ पर यहाँ की नगरपालिका है। तो इस तरह से संक्षिप्त में हमने चंडीगढ़ के बारे में बताया, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है अनुराग उपाध्याय, प्रवीण रावत, पीयूष अवस्थी, सुभाष रानी, पी खरे, अजय सिंह, जहीर खान, निधि राठौर, मनु शर्मा, रेणु बाला, मोहम्मद हसन, मार्फत खान, श्रवण खालिंग, सरवर्ता बनर्जी, रीना एम, विक्रम मंडल, ओम प्रकाश, विक्की सिंह, दिलीप कुमार, तोहफा शबा तशकीन, विकी यादव, नजीर अली, सूरज उपाध्याय, सिकंदर यादव, इतने लोगों ने आज उत्तर और कमेंट दोनों किए हैं। तो इस तरह से आप लोग, आशा करता हूं कि आज भी बहुत ही अच्छा उत्तर देंगे और आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? आगरा में है, गोरखपुर, प्रयागराज या सीतापुर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूरेनियम माइन? यानी निम्नलिखित में से कौन यूरेनियम की खान नहीं है? जादूगोड्डा, थुमलापल्ली, डोमासियट, झरिया? इसमें से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंक्लूडेड एलिफेंट फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट इन द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड? यानी कह सकते हैं कि किस महाद्वीप के हाथियों को लुप्तप्राय की सूची में शामिल किया गया है? यानी इंडियन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, अमेरिकन एलिफेंट या इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन विच कंट्री इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में हिस्सा लिया? कतर, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज लीडर हैव बीन इनवाइटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट डिस्कशन? 30, 35, 40 या 45? कितने देशों के नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अवार्ड व्यास सम्मान ऑफ ईयर 2020 वाज गिवन टू? यानी किस व्यक्ति को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान मिला है? नासिरा शर्मा, लीलाधर जगूड़ी, शरद पगारे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित कर के दायरे में कौन सा क्षेत्र आता है? ओल्ड व्हीकल्स, होम एंड व्हीकल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या हाउस ओनर यानी मकान मालिक? अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन? यानी आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, शशि थरूर, अनीता देसाई, अमीश त्रिपाठी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which game is related to the rule of soft signal which has been decided to be removed? ये soft signal के नियम का संबंध किस खेल से है जिसे हटाने का फैसला लिया गया है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस? और दोस्तों अंतिम प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? Who was the architect of Union Territory of चंडीगढ़? ली कार्बूजियर, जॉब चार्नॉक, फ्रांसिस डे या इनमें से कोई नहीं? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों एंड हैप्पी होली।